नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। देश की 3 लोकसभा और 30 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आज आ जाएंगे। इसको लेकर वोटों की गिनती जारी है। 30 अक्टूबर को 3 लोकसभा सीटों पर वोट पड़े थे। इसमें दादरा और नागर हवेली, हिमाचल प्रदेश की मंडी और मध्य प्रदेश की खंडवा शामिल थे। इसके अलावा जिन 29 विधानसभा सीटों पर वोट पड़े थे उसमें असम की 5, बंगाल की 4, एमपी, मेघालय और हिमाचल की 3-3, राजस्थान, बिहार और कर्नाटक की 2-2, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, मिजोरम और तेलंगाना की 1-1 सीट शामिल है। उपचुनाव में हिमाचल की मंडी लोकसभा सीट बीजेपी से कांग्रेस के हाथों में जाती दिख रही है। वहीं बिहार की तारापुर सीट जो कि जेडीयू के खाते में है, वह अब आरजेडी के पास जाती नजर आ रही है। इसके अलावा बात कर्नाटक की करें तो यहां बीजेपी के खाते में सिंदगी सीट जा चुकी है। कर्नाटक की सिंदगी सीट पर बीजेपी के भुसानूर रमेश बलप्पा ने जीत दर्ज कर ली है। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार को 31,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया है। वहीं राजस्थान में भी बीजेपी करारी हार की तरफ बढ़ रही है। वहां 2 विधान सीटों पर हुए उपचुनाव जिस पर अब बीजेपी करारी हार की ओर बढ़ती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। इसमें वल्लभनगर विधानसभा सीट पर बीजेपी चौथे स्थान पर है। वहीं धारियावाड़ में बीजेपी तीसरे स्थान पर है। पश्चिम बंगाल में दिनहाटा सीट पर टीएमसी ने रिकॉर्ड जीत दर्ज की है। वहीं बात कर ले हरियाणा के एलनाबाद की तो यहां पर इनेलो जो है वो फिलहाल आगे और जीत की ओर नजर आ रही है। तो जो उपचुनाव हुए उनके नतीजे आज पूरी तरीके से सामने आ जाएंगे। इससे पहले अलग अलग जगहों पर अलग अलग रिजल्ट रहा है। देश के 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 29 विधानसभा और 3 लोकसभा सीटों पर हुए चुनाव के नतीजे अब सामने आने लगे हैं। राजस्थान में कांग्रेस ने 1 सीट जीत ली है और 1 पर बढ़त कायम है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस ने मंडी लोकसभा सीट और जुब्बल कोटखाई विधानसभा सीट में परचम लहराया है। इसके अलावा वह सीट अर्की पर आगे चल रही है। यानी कि राजस्थान और हिमाचल में कांग्रेस को अच्छी खासी जीत मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बात हम असम की कर लें तो असम में भारतीय जनता पार्टी का शानदार प्रदर्शन, सभी 5 सीटों पर बढ़त भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की हुई है। वहीं टीएमसी बंगाल की सभी 4 सीटों पर जीत दर्ज कर क्लीन स्वीप की ओर पूरी तरीके से बढ़ चुकी है और कुछ ही देर में जो है फाइनल नतीजे भी सामने आ जाएंगे। बात मध्य प्रदेश की कर लें तो मध्य प्रदेश की 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, जबकि कांग्रेस सिर्फ 1 सीट पर ही आगे चल रही है। और चलिए अब इस मसले पर हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 3 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। मेरे सहयोगी चंद्रशेखर त्रिशूल जी इस समय न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। एएनबी के पॉलिटिकल एडिटर भी हैं। इनके अलावा कांग्रेस पार्टी से पक्ष रखने के लिए कुंवर सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और भारतीय जनता पार्टी से अश्विनी शाही जी इस समय हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तीनों का ही स्वागत है एएनबी न्यूज पर। त्रिशूल सर, शुरुआत आपके साथ ही करना चाहेंगे। 29 विधानसभा सीटें और 3 लोकसभा सीटों पर जो उपचुनाव हुए उनके नतीजे अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं और मिला जुला असर ही देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई एक पार्टी का ही प्रचंड जीत इस समय नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने भी कई अच्छी जगह प्रदर्शन किया है, चाहे वो असम हो, इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी अच्छा प्रदर्शन चल रहा है। कांग्रेस के बारे में मैं आपसे बात करना चाहूंगी क्योंकि कांग्रेस के लिए लगातार ये बात कही जा रही थी कि वो गर्त में जा रही है, मिटती जा रही है, लेकिन हिमाचल और राजस्थान में बेहतर प्रदर्शन कांग्रेस ने किया। त्रिशूल सर। देखिए पल्लवी, जिस तरह कांग्रेस ने कमबैक किया है, जिस तरह महंगाई के मुद्दे तमाम जो हमेशा राष्ट्रीय मुद्दों से जोड़ दिया जाता था क्षेत्रीय मुद्दों को, वो कहीं एकदम बहुत सारी चीज़ें साफ सामने नज़र आ रही हैं इन चुनावों में। विधानसभा के जो उपचुनाव हुए हैं, लोकसभा के जो चुनाव हुए 3 सीटों पर, मामा ने कहीं अपने वर्चस्व को बरकरार रखा है, अपने जादू को बरकरार रखा है। लेकिन सतीश पूनिया जो कि दावे कर रहे थे बड़े बड़े राजस्थान में, उनके दावे धराशायी हो गए। बिन वसुंधरा सब सून, वहाँ पे बिन वसुंधरा के सब सूना लग रहा है। वसुंधरा राजे को लेकर लगातार ये कहा जा रहा था कि उनको नेतृत्व दिया जाए, कहीं उनको चुनाव से पहले प्रमोट किया जाए, तो ये एक अच्छी स्थिति बन सकती है। लेकिन 3 साल गुजरने के बाद सरकार की एंटी इनकम्पेंसी कहीं नज़र नहीं आती है स्टेट की, और उसके बाद बीजेपी चुनाव हार जाती है। 1 सीट पर चुनाव हार चुकी है और दूसरी सीट पर हारने के नज़दीक है। चौथे नंबर पर बीजेपी का कैंडिडेट चलता है, जमानत जब्त होने जैसी उम्मीदें हो जाती हैं। तो इससे बड़ी बात बीजेपी के लिए क्या हो सकती है राजस्थान में?
ये बहुत एक चिंतन बैठक, एक आत्म मंथन बीजेपी को करना होगा राजस्थान में। असम में हेमंत विश्व शर्मा ने जो अपना जादू है उसको बरकरार रखा है। वो जानते हैं राजनीति के दांवपेच, राजनीति के पैंतरे कैसे चले जाते हैं। सर्बानंद सोनोवाल के बाद जो पारी उन्होंने शुरू की है कि जिस तरीके का माहौल था हरियाणा में, उसके बाद भी गोविंद कांडा ने अच्छा प्रदर्शन किया है, तो इसे सफाई मानी जाए या कुछ और माना जाए? देखिए पल्लवी जी, कोई सफाई की बात मैं नहीं कहूंगा। इसमें राजनीतिक दल हैं, चुनाव और उपचुनाव होते रहते हैं। इसमें जनता जो है साल 2 साल के बाद जनता का मूड बदलता है। जनता सरकार के पक्ष में भी आती है और विपक्ष में भी जाती है। तो ये चुनाव हुआ है आज। देखिए सबसे अच्छी बात आपको लगी क्योंकि मिला जुला प्रभाव है चारों तरफ। बिहार में हम जीत रहे हैं, हम जो है मध्य प्रदेश में जीत रहे हैं, हम कांग्रेस राजस्थान में जीत रही है, हिमाचल में जीती, तो मिला जुला प्रभाव है। तो कोई नेता आज ये नहीं आकर कहेगा कि ईवीएम खराब थी। आज सब लोग कहेंगे कि नहीं, हमने ये प्रयास किया और कांग्रेस का बड़ा अच्छा रहा। जी, अगर तारापुर सीट की हम बात करें, अश्विनी शाही जी, आरजेडी आरोप लगा रही है कि आप जानबूझकर जो है धीरे काउंटिंग करवा रहे हैं। ये प्रभाव है ताकि देर शाम तक चलती रहे ये काउंटिंग और कुछ ना कुछ गड़बड़ी आप कर दें। हाँ, वो हारेंगे तो वो लगाएंगे, तो क्यों नहीं। हम जो है हिमाचल में भी तो हम कर सकते थे वो काम, राजस्थान में भी कर सकते थे वो काम। ये देखिए, ये तिलमिलाहट है। जहां पर जो हार रहा है उसको हार स्वीकार करनी चाहिए, जहां जो जीत रहा है उसको जीत स्वीकार करना चाहिए। ये लोकतंत्र है, स्वस्थ लोकतंत्र की यही पहचान है। तेलंगाना चुनाव में हुए, भी चुनाव में जनता काफी जिसके साथ है अच्छा वो रहेगा। आपका प्रदर्शन हम देख रहे हैं अश्विनी शाही जी तेलंगाना में। एक बात अब सामने आने लगी है कि साउथ में अच्छा खासा अब आपका इम्पैक्ट नजर आने लगा है भारतीय जनता पार्टी का। शाही जी जी, देखिए कर्नाटक के प्रदेश वहां जीते हुए हैं। हमने जो है तमिलनाडु के चुनाव में भी अच्छा खासा जो वोट हमने अपना बढ़ाने का काम किया था। केरल में हमारा वोट बढ़ा है, हम 11% से ऊपर आ गए हैं। तो साउथ में हम काम कर रहे हैं और तेलंगाना में उसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। ठीक है, कुंवर सिंह जी आवाज मिल रही है अभी आपको? सर आपकी मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है। ठीक है, राजस्थान के लिए बधाई आपको, बड़ा अच्छा प्रदर्शन आपने वहां पर किया है। और इसके अलावा अगर हम हरियाणा के ऐलनाबाद सीट की बात करें तो ऐसा माना जा रहा था कि कांटे की टक्कर आप देंगे, लेकिन कांटे की टक्कर बीजेपी और इनेलो में ही नजर आई। देखिए, उपचुनाव जो है वो कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए और अपने पार्टी के प्रति जो कार्यकर्ता लगे होते हैं उनकी मेहनत का नतीजा है। राजस्थान में हमारा बढ़िया प्रदर्शन है। हिमाचल प्रदेश में जहां हमारी सरकार नहीं है वहां हमने लोकसभा सीट भी जीती जी, और जीतने का घोषणा हो गया है और होने वाला है या हो गया है जो भी। साथ में हम वहां विधानसभाओं पर भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, मेरा एक आग्रह है कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहते थे ना मोदी वेव, मोदी लहर, वो तो ठंडी पड़ रही इस बात से। तो लोकसभा के 3 लोकसभा में 2 आप गए, एक पे बीजेपी है, तो इससे तो पता लगता है ना कि मोदी जी का मामला अब डाउन हो रहा। दूसरा, जीत का श्रेय मोदी जी को देती है भाजपा, तो हार का भी श्रेय मोदी जी को दे, मैं तो ये मानता हूँ। 12 उपचुनाव में 19-20 चलता रहता है। इसको हम ये भी नहीं कहेंगे कि उपचुनाव परिणाम है, लेकिन उपचुनाव कम सीटों पर और अलग अलग जगह पर होता है। वहां पर पार्टियों को मेहनत करने का भी कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की, चाहे वो जहां हो, उन सबको बहुत बहुत बधाई। ठीक है, त्रिशूल सर, आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं जो कह कर गए अभी कुंवर सिंह जी कि अगर आप लोकसभा चुनावों में जीत का श्रेय मोदी जी को देते हैं तो हार का श्रेय भी दीजिए, और कहीं ना कहीं अब मोदी लहर जो है ठंडी पड़ती हुई नजर आ रही है। देखिए पल्लवी, हर एक चीज को एक ही दिशा में मोड़ देना, एक ही धारा से जोड़ देना, भाजपा में अश्विनी शाही जी सुन रहे हैं। अश्विनी शाही जी, बड़ा आत्मचिंतन का वक्त है आपके लिए इस समय। आपको समझना होगा कि देश में लोकतंत्र बहुत बड़ा है। जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता का ये जो लोकतंत्र है ये निर्णय करता रहता है। राजस्थान में आप, असम में देखेंगे,
आप हिमाचल प्रदेश में देखेंगे, लगातार हिमाचल प्रदेश में आपको पता है सुनील देवधर, अजय जामवाल और प्रेम कुमार धूमल को दरकिनार करके नए चेहरे जयराम ठाकुर को, सुंदरनगर में रैली हो रही थी, नरेंद्र मोदी रैली कर रहे थे, दूर से बुलाया जयराम ठाकुर को कि मेरे पास आइए। उसी समय तय किया था कि शायद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर होंगे, लेकिन जो जयराम ठाकुर का नया चेहरा सामने लाया गया, बावजूद इसके लगातार जो अध्यक्ष को, प्रदेश अध्यक्ष को वहाँ पे इस्तीफा देना पड़ा कोरोना में। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं कि जब आपने नया चेहरा जो प्लांट किया था हिमाचल प्रदेश में, उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी आई और आपने लोकसभा सीट को गंवाया, जो लोकसभा सीट आपकी परंपरागत सीट रही है। तो ये जुब्बल कोटखाई में भी आपको कहीं ना कहीं एक जो मंथन करना होगा। अर्की में जो वीरभद्र सिंह को विश्वास था शुरू से अर्की के ऊपर, तो वो विश्वास उनका कायम रहा है। तो ये चिंता का विषय है आपके लिए। राजस्थान में आप चुनाव हार जाते हैं, वहां पे बड़ा छत्र पे। बारे में अगर हम बात करें सर, तो बंगाल में टीएमसी ने रिकॉर्ड जीत दर्ज की है। लगातार ये बातें कही जा रही थी, माहौल भी बनाया गया था कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने अपना कुनबा बढ़ाया है, लेकिन जैसे ही वहां से विधानसभा चुनाव खत्म हुए, कई लोग टूट के वापस चले गए टीएमसी में। इसके अलावा अब ये उपचुनाव हुए तो इसमें भी टीएमसी को जीत मिली है। तो इसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या ये सिर्फ एक माहौल बनाने की कोशिश की गई थी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में? आपका जवाब लूंगी, बस उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक लेते हैं, फौरन हाजिर होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तीनों मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। चंद्रशेखर त्रिशूल जी, आपका ही हम रुख करना चाहेंगे। मैं बंगाल के परिप्रेक्ष्य में आपसे राजनीति इस समय समझना चाह रही थी कि किस तरह का माहौल इस समय पश्चिम बंगाल में बना हुआ है। सर, छत्रपों ने अपना जो स्थान, जो वर्चस्व कायम रखा है, ये बीजेपी को समझना होगा अच्छी तरह से कि कहीं जो वोटर है वो बहुत स्मार्ट है, उसको पता है कि राज्य का विकास और केंद्र का विकास दोनों अलग अलग धाराएं हैं। केंद्र से जो विकास होगा उसके इतर कहीं ना कहीं एक उत्तरोत्तर प्रगति राज्य की भी आवश्यक है अपने स्तर पे, और राज्य में वही छत्र चाहिए, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो। जैसे कांग्रेस को बढ़त दी राजस्थान में, इसी तरह वहाँ उनको लगता है कि एक ईमानदार या उनके लिए डेडिकेटेड, समर्पित पूरी तरीके से कोई अगर मुख्यमंत्री है तो वो शायद ममता बनर्जी हैं, और ममता बनर्जी को वहाँ पे उन्होंने सपोर्ट किया है। टीएमसी लगातार क्लीन स्वीप कर रही है। ये बीजेपी को चिंतन करना चाहिए कि आप जब चुनाव लड़ते हैं राज्य में जाके इतना धुआंधार भयंकर प्रचार करते हैं, लेकिन जब उपचुनाव आते हैं तो आप एकदम ठंडे पड़ जाते हैं। ऐसा क्यों हुआ? आप एकदम क्लीन स्वीप दे रहे हैं। मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर जी, आपका मैं रुख करूंगी, उससे पहले बाकी दो मेहमानों का एक बार हम रुख कर लेते हैं। आप बताएं कुंवर सिंह जी, हरियाणा में तीसरे नंबर की पार्टी आप रहे हैं और अब तो पूरी तरीके से ऑफिशियल अनाउंस हो गया है कि इनेलो ने ही यहाँ पर जीत दर्ज की है। देखिए, वो हरियाणा में किसान आंदोलन पूरे सबाब पर है, पंजाब पर है, उत्तर प्रदेश पर है, धीरे धीरे राज्यों में भी फैला है। और आपने देखा है कि किसान आंदोलन किसानों के हित के में नहीं होने की वजह से सरकार को ये बिल वापसी तक आंदोलन जारी रहे। रही बात उपचुनाव की, तो उपचुनाव में किसानों के नेता देवीलाल जी के पौत्र हैं और ओम प्रकाश चौटाला के पुत्र हैं, और दुनिया को पता है कि ओम प्रकाश चौटाला किसानों के हित की लड़ाई लड़ते रहे हैं, और किसान के हित के ही वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया कृषि बिल के विरोध में और फिर लड़े। तो वहां पर हमें बिल्कुल कोई गुरेज नहीं है। हम तीसरे नंबर पर हैं, हमको वहां पर कोई दिक्कत नहीं है, हम अपना संगठन बढ़ा रहे हैं। और रही बात बाकी जगहों की, तो देखिए, हमको जिस तरह से लोगों ने कहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत कर देंगे, कांग्रेस मुक्त भारत बना देंगे, मोदी जी तो कई सभाओं में कह रहे थे। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के विधायकों को अपने साथ लाने में मुक्त बना रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि अब भाजपा मुक्त हो जाए, कांग्रेस युक्त हो जाए। दूसरा, उपचुनाव के रिजल्ट भी बता रहे हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी की जो लहर थी, मतलब टीका लगवाए तो मोदी जी, कोई खेल जीत कर आए मदद तो मोदी जी, तो अब हार की भी जिम्मेदारी मोदी जी। कि अब हमारा जो है
हम अब निपटने की स्थिति में है। सब अब एक जगह पूरा ऑल ओवर देखिए, 3 लोकसभा सीट पर हुआ है और 3 में से 1 पर आप जीते हैं, 2 पर आप हारे हैं। तो लोकसभा में तो 66% लोगों ने आपको निपटा दिया। तो मैं ये कहना चाहता हूं, उपचुनाव कार्यकर्ताओं की मेहनत का नतीजा होता है और आने वाली जो परीक्षा होती यानी फाइनल, उसके ठीक पहले ये सेमीफाइनल होता। चलिए अश्विनी शाही जी, सेमीफाइनल के नतीजों को किस तरीके से ले रहे हैं आप? और साफ तौर पर दिख रहा है कि 2024 के चुनावों में भी अब कड़ी टक्कर तो आपको मिल जाएगी। और अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो ममता बनर्जी तो पुरजोर कोशिश कर रही हैं कि लोकसभा चुनाव में इस बार वो जोर आजमाइश करेंगी। एक बल मिलेगा उन्हें इन उपचुनावों के नतीजों से? क्यों नहीं पल्लवी जी, ये लोकतंत्र में की खूबसूरती है कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी चुनाव लड़ सकता है और वो लड़ना चाहिए ममता जी को। और ममता जी जान रही हैं कि राहुल गांधी के अंदर वो नेतृत्व की क्षमता नहीं है, तो देखिए पूरे देश में घूमकर वो उनका विरोध करके काम कर रही हैं, आगे आ रही हैं। वो तो एक विरोध के रूप में अपने को उठा रही हैं। वो देखिए हिंदुस्तान में जो चुनाव हुआ है ये कोई सेमीफाइनल इसको और फाइनल न माना जाए, क्योंकि हिंदुस्तान में एक इतना बड़ा देश है कि हर साल कोई ना कोई चुनाव होता रहता है। और अभी कहीं पर हम हारे हैं, कहीं पर हम जीते हैं। तो ये मैंने पहले भी कहा, अब कांग्रेस कुंवर जी इतने खुश हो रहे हैं। अभी बिहार से समाचार आया है कि वहां पर उनका जो है एलजेपी से भी के बाद में भी 1200 या 1500 वोट पाए हुए हैं इनका प्रत्याशी, जबकि बहुत भारी नेता को बिहार में लेकर आए थे, वो टुकड़े टुकड़े गैंग वाले युवा को लेकर आए थे जो भविष्य देख रहे थे। तो ये नहीं कहना चाहिए कि ये सेमीफाइनल है या फाइनल है। हाँ, एक बात से उनके सहमत हूं, कार्यकर्ताओं ने जहां पर मेहनत की, जो चीज हुआ वो कार्यकर्ताओं को उसका श्रेय देना चाहिए। इसमें मैं उनके साथ हूं, चाहे वो तेलंगाना का चुनाव हो, नागालैंड का हमारा चुनाव हो या हमारा जो है मध्य प्रदेश का चुनाव हो। हम अपने सभी लोगों कार्यकर्ताओं को उसका सम्मान देते हैं ना कि हार की जिम्मेदारी मोदी जी के माथे आप देंगे क्या? जीत की जिम्मेदारी, हर किसी उपलब्धि की जिम्मेदारी अगर मोदी जी की होती है तो हार की जिम्मेदारी किसकी होगी? पल्लवी जी, ये कोई ये कहने वाली बात नहीं है। अगर आप जीत की जिम्मेदारी कैप्टन की होती है तो हार की जिम्मेदारी भी कैप्टन की होती है। इसमें कोई ऐसी नहीं है कि मोदी जी को सारा हम श्रेय दे देंगे। भारतीय जनता पार्टी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है कांग्रेस की तरह, सोनिया गांधी एंड सन्स, इसके बाद कोई है ही नहीं है। महिलाओं को आरक्षण देंगे तो महिला को, मीरा कुमार को अध्यक्ष क्यों नहीं बना देते हैं? नहीं बनाएंगे वो, क्योंकि उनकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। भारतीय जनता पार्टी में सबका बटा हुआ है कि कौन क्या देखेगा, कहां देखेगा, कैसे देखेगा। तो जहां जहां हमारे नेताओं ने वहां पर जो लीड कर रहा होगा वो हार की जिम्मेदारी लेगा, और जो हमारा बड़ा नेता होगा वो भी जिम्मेदारी लेगा। हमारे यहाँ से बयान भी आ जाएंगे। राजस्थान के बारे में आपसे बात करेंगे, उससे पहले मैं एक बार चंद्रशेखर जी का रुख कर लेती हूँ, वो कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए सर। पल्लवी, अश्विनी जी से हम एक सवाल करना चाहेंगे कि अश्विनी जी, परंपरागत राज्यों में भाजपा का प्रदर्शन निरंतर कमजोर हुआ है और परंपरागत राज्यों में जो आपको एक रणनीति बनानी चाहिए थी, रणनीति मजबूत होनी चाहिए थी, वो कहीं कमजोर हुई है। ये आपके लिए चिंतन का विषय है। अगर हम हिमाचल की बात करें तो अजय जामवाल, सुनील देवधर और प्रेम कुमार धूमल, जो कि परंपरागत मुख्यमंत्री बनने थे उस समय, उनको हटाकर जयराम ठाकुर को सामने लाया गया। लेकिन जिस तरह की एंटी इनकम्पेंसी खड़ी हुई है, और हिमाचल का ट्रेंड रहा है कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, तो आपको कैसे लगता है कि इस बार जो चुनाव होने वाले हैं आने वाले विधानसभा के, वहां पर आप टक्कर दे पाएंगे कांग्रेस को? अश्विनी जी, पार्टी चिंतन मनन वाली ही पार्टी है, जो हार पर भी चिंतन करते हैं हम और जीत पर भी चिंतन करते हैं। हारे हैं तो क्यों हारे हैं, और जीते हैं तो किन किन कारणों से जीते हैं, जिसको बरकरार रख सकें, हम हमेशा चिंतन करते रहते हैं। और रही किसी एक नेता के ऊपर हम इस चीज को डालना कि सुनील देवधर जी को क्या है, जयराम ठाकुर जी के लिए क्या है, ये सिर्फ हम नहीं देखेंगे। हम तो वहां का वोट परसेंटेज देखेंगे, वहां की स्थिति देखेंगे। उस सीट से हमारी सरकार अभी नहीं जा रही है, ये चुनाव हुए हैं, तो अगर हम वहां पर कमजोर हुए हैं तो उस पर हम जरूर मंथन करेंगे। और क्यों, किस नेता के कारण हुआ, क्यों जनता नहीं आई, क्या हमारी योजना वहां पर नहीं पहुंच पाई, इन सब चीजों पर विचार होगा और उसको हम दूर करने की बात करेंगे चंद्रशेखर जी, और हमेशा पीछे भी करते हम आए हैं। हम इस चीज को इसलिए नहीं लेते हैं कि हम जीतते आए हैं तो हम जीतते ही रहेंगे। लोकतंत्र है, जनता का शासन चलता है यहाँ।
जनता कभी भी पलट देती है। और हम उस बरसाती मेढक की तरह नहीं है कि जैसे आजकल जो है विपक्ष उछला जा रहा है कि पहली बरसात हो गई तो टर टर करने लगे। नहीं, गंभीरता से हम पूरे देश को देख रहे हैं और पूरे देश को देखते हुए हमारा वोट परसेंटेज क्या है, हमारा लक्ष्य है कि हम 50% वोट तक पहुंचे और वहां तक अब देखिए कितना परसेंट की हम कमी रहती है। ट्रेंड हिमाचल का है वही ट्रेंड राजस्थान का भी रहा, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, बावजूद इसके अभी तक कांग्रेस के खिलाफ वहां पे एंटी इनकम्बेंसी जैसा कोई फैक्टर नजर नहीं आ रहा है। इस बार इतनी अच्छी उन्होंने जीत दर्ज की है, जबकि आप लोग कई तरह के आरोप लगाते रहे, चाहे वो उनके अंदर जिस तरीके से अंदर खाने सियासत चल रही थी, फूड भी थी, उसके बावजूद उन्हें इतनी अच्छी जीत मिली है। ये सब भी तो आपके लिए चिंता का विषय होगा कि आखिर क्यों नहीं थी एंटी इनकम्बेंसी वहां पर। देखिए चुनाव आने दीजिए ना पल्लवी जी, हम उनको जीत की बधाई देते हैं अगर जो सीट वो जीते हैं। आने वाले रणनीति पर बीजेपी चल रही है, वो रणनीति भारी पड़ रही है। देखिए वसुंधरा जी को किनारे करने का कोई मतलब ही नहीं उठता। वसुंधरा जी हमारी बड़ी नेता हैं और उनका सम्मान पार्टी में हमेशा रहा है और रहेगा। कोई दरकिनार करने वाली बात नहीं है। ये तो कांग्रेस में होता है कि कमलनाथ जी क्या करते हैं और उधर जो है छत्तीसगढ़ में देखिए 2.5 साल का क्या लफड़ा रहा, उधर पंजाब में एक अध्यक्ष और एक मुख्यमंत्री एक चले गए। तो ये कांग्रेस की चीजें हैं। हमारे यहाँ एक परिवार है, एक कुनबा है, हम किसी को दरकिनार नहीं करते हैं। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास में भरोसा रखते हैं और सम्मान भी सबका करते हैं। चंद्रशेखर जी, देखिए पल्लवी, हम राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो लगातार 3 सालों से वसुंधरा राजे को दरकिनार किया गया। सतीश पूनिया जब से प्रदेश अध्यक्ष बने पहली बार इन उपचुनावों से पहली बार वो जो 2 विधानसभा चुनाव थे उससे पहली बार वो वसुंधरा राजे के पास गए, उनसे मिले। एक वसुंधरा राजे का बड़ा वहां पर ऑरा है, राजस्थान में उनका बड़ा कद है जिसको दरकिनार किया गया। और शायद यही कारण है सतीश पूनिया लगातार फेसबुक से तो लाइव होते रहे, लगातार सोशल मीडिया पर छाए रहे, लेकिन एक जो नब्ज बीजेपी को पकड़नी थी, एक जो प्रदेश अध्यक्ष के रूप में संगठन को मजबूत करना था, उसमें शायद कमजोर रह गए और वो भूमिका निभाते रहे संगठन महामंत्री चंद्रशेखर जो भूमिका निभाते रहे। लेकिन दूसरी तरफ सतीश पूनिया लगातार ये समझते रहे कि एक जो वर्चस्व है बीजेपी का, उसमें शायद उनकी जो कमियां हैं, उनकी जो एक कमजोरी है वो छुप जाएगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। ये कमियां सामने आई हैं, प्रदेश नेतृत्व की कमजोरी सामने आई है। दोनों विधानसभा सीटों पर जिस तरह की हार हुई है, ये बीजेपी को पूरा चिंतन करना होगा कि आखिर किसको आप नेतृत्व दे रहे हैं और जो झंडा लेके चल रहा है वो कितना सक्षम है कि उस झंडे को मजबूत कर सके। और ये जो कहीं ना कहीं बीजेपी बच गई है, ये संगठन महामंत्री चंद्रशेखर की रणनीति इसमें रही होगी कि बीजेपी कहीं ना कहीं बच गई है। इसको भी आप समझ लीजिए कि ये जो हुआ है इसमें बीजेपी कहीं बच गई है। लेकिन अगर पूरा सतीश पूनिया पर जिम्मेदारी होती तो शायद बहुत बुरी तरीके से दोनों सीटों पर धराशायी होती बीजेपी। बिल्कुल सर, अगर हम दक्षिण राज्यों की बात करें, जैसा कि मैंने अश्विनी शाही जी से भी वो सवाल किया था, वहां पर अब नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे अच्छा प्रदर्शन कर रही है। क्योंकि हैदराबाद में जब म्यूनिसिपल का इलेक्शन हुआ था तब भी कांटे की टक्कर में भारतीय जनता पार्टी थी, इस बार भी बहुत अच्छा प्रदर्शन वहां पर रहा। तो आप भी ऐसा मानते हैं कि दक्षिण राज्यों में अब भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बेहतर होने लगा है? कर्नाटक में भी इनका परिणाम अच्छा आया। देखिए पल्लवी, आप इस चीज को समझिए कि परंपरागत राज्यों में भाजपा कमजोर हो रही है, लेकिन जो नए राज्य वहां पे भाजपा बढ़त बना रही है और भाजपा लगातार वहां पर अपना एक स्थान सुरक्षित करती जा रही है। अब ये समझना होगा अच्छे तरह से कि परंपरागत राज्यों में अगर भाजपा कमजोर हो रही है तो क्या कारण है, नए राज्यों में बढ़त बना रही है तो क्या कारण है, और नए राज्यों में अगर उनको कहीं होगा। और भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी तो है नहीं कि वो इस हार को इतनी आसानी से पचा ले। मंथन का दौर तो अब शुरू हो ही गया होगा और अनिल विज तो अब सामने आकर सफाई भी पेश कर रहे हैं। चलिए, आप सभी मेहमानों का शुक्रिया तमाम चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि उपचुनावों का महासंग्राम लगातार जारी है, वोटों की गिनती हो रही है। हालांकि कई जो सीटें हैं वहां पर जो परिणाम है वो खुलकर सामने आ गए, ऑफिशियली अनाउंस भी हो गए हैं परिणाम। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि कांग्रेस जहां पर जीती है वो अपनी जीत को किस तरीके से लेती है और भारतीय जनता पार्टी का जो ग्राफ धीरे धीरे परंपरागत राज्यों में गिर रहा है उसे भारतीय जनता पार्टी कैसे सोचती है, मंथन क्या किया जाता है। चलिए, इसी के साथ इस पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।